करवाया था। तो 3 साल की उम्र में मैंने पखावज के साथ वो बोल स्टेज पे बोला। प्रथम गायन, द्वितीय वादन। सह स रे ग म प ध प ग ग म रे सा। बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी, बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी, रे ग म प ध प ग म रे सा। तो ये भैरवी हो गया। तो सा नि सा रे ग म प ग ग म रे सा, नि सा रे ग म ग रे सा नि सा धा नि पा रे। इंडियन क्लासिकल फ्लूट ट्रांस म्यूजिक के साथ। नी रे गा नी रे मा गा। शंख बांसुरी मुझे विरासत में मिली। एक विलक्षण प्रतिभा के धनी और बांसुरी वादक ऋषिकेश मजूमदार को संगीत विरासत में मिला है। उनके पिता पंडित रोनू मजूमदार इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक व संगीतकार हैं तथा उनके बड़े ताऊ पंडित दुर्गोत्सव मजूमदार तबला वादक व संगीतकार हैं। ऋषिकेश मजूमदार ने 3 साल की उम्र में स्टेज पर तबला की आवाज़ निकाली थी, जबकि 6 साल की उम्र से बांसुरी वादन करते चले आ रहे हैं और 13 साल की उम्र में पहला पुरस्कार अर्जित किया था। शास्त्रीय संगीत से परे ऋषिकेश मजूमदार ने समकालीन संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें 7 कलर्स ऑफ लाइफ जैसी परियोजनाओं के लिए संगीत रचना करना शामिल है। उन्होंने फ्लूट ट्रांस की अभिनव अवधारणा की शुरुआत की, जो ट्रांस के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक संयोजन है, जिसे व्यापक तौर पर पसंद किया गया। नियमित रूप से एकल संगीत कार्यक्रम और सहयोग करते हुए ऋषिकेश भारत और इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिष्ठित समारोहों में शोभा बढ़ा चुके हैं। ऋषिकेश को उस्ताद तौफीक कुरैशी, विदुषी बॉम्बे जयश्री, विद्वान राजेश वैद्य, विदुषी अनुराधा पाल, विदुषी अरुणा साईराम और विजय प्रकाश जी जैसे प्रख्यात संगीतकारों के साथ लाइव शो करने का सौभाग्य मिला है। ऋषिकेश अपनी असाधारण प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ ही शास्त्रीय और समकालीन संगीत में भी योगदान दे रहे हैं। ऋषिकेश मजूमदार का मानना है कि बांसुरी की सांस में आत्मा की फुसफुसाहट छिपी होती है, जो मौन को भावनाओं के संगीत में परिवर्तित कर देती है। ऋषिकेश मजूमदार ने फिल्मी संगम चैनल पर बांसुरी वादन से लेकर शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों को लेकर भी काफी रोचक बातचीत की। ऋषिकेश मजूमदार जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। फिल्मी संगम में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपके साथ बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऋषिकेश जी, मुझे बताएं कि आपके घर में संगीत का माहौल था, इसलिए आप संगीत से जुड़े या कोई अन्य वजह रही है? संगीत का माहौल तो घर में शुरुआत से ही था। बचपन से ही लोगों का आना जाना था, संगीत का माहौल था। पिताजी पंडित रोनू मजूमदार जी का पिता स्वरूप मुझे मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और उसी कारण से थोड़ा बहुत संगीत मुझे भी जीन्स में मिला। एक छोटा सा आपको मैं कहानी सुनाना चाहूँगा कि मैं जब 3 साल का था, तो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस 3 साल की उम्र में हुआ। क्या बात है। और आप सोचेंगे कि वो बांसुरी का हुआ या किस चीज़ का हुआ। वो हुआ था कि मैंने तबला के बोल स्टेज पे बोला था, पहली बार पखावज के साथ। तो हुआ ये था कि पिताजी बांसुरी के बहुत एक पिलर है बोल सकते हैं,
उसी के साथ मेरे बड़े पिताजी दुर्गा प्रसाद जी, वो पखावज बजाते थे। तो हमारा जॉइंट फैमिली था, तो उनके साथ आना जाना रहता था, उनके साथ ही मेरा पूरा दिन जाता था, पिताजी के साथ जाता था। तो वो मुझे ना तबला के बोल सिखाते थे। तो 3 साल की उम्र तक ना मुझे उन्होंने एक बहुत सुंदर गण गण गणपति इसका पूरा श्लोक उन्होंने तबला के साथ, पखावज के साथ उन्होंने मुझे करवाया था। तो 3 साल की उम्र में मैंने पखावज के साथ वो बोल स्टेज पे बोला। उसके बाद मैंने मेरी माता जी श्री आनंदी बुला मजूमदार जी से वोकल की शिक्षा ली और 6 साल की उम्र में मैंने बांसुरी शुरुआत की। आपने 3 कलाएं सीखी, पखावज बजाना, जी माता जी से वोकल भी सीखा, बांसुरी भी सीखा। जी। अंत में आपने बांसुरी को ही क्यों चुना? देखिए, बचपन में तो सब साथ में ही चल रहा था, तबला भी सीख रहा था, वोकल भी सीख रहा था, बांसुरी भी सीख रहा था। बट जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे मुझे महसूस होने लगा कि बांसुरी ही मेरे लिए सबसे मुझे सुकून देती है। अच्छा। मैं जितना भी बांसुरी बजाऊं, मैं कभी उससे ऐसा नहीं लगता कि मैं बांसुरी बंद करूं, बस लगता है कि जितना हो सके मैं बजा सकूं। तो इसलिए विद टाइम मुझे लगा कि बांसुरी ही मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है। तो जब आपने जो तबला बजाना सीखा या पखावज बजाना सीखा, अपनी माता जी से आपने वोकल सीखा, जी। वो सारी चीज़ें जब आप बांसुरी बजाते हो तो किस तरह से मदद करती हैं? पिताजी हमेशा बोलते हैं कि प्रथम गायन, द्वितीय वादन। तो जो भी आप बजाए, आप तबला बजाए या बांसुरी बजाए या सितार बजाए, गायन सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सब जो संगीत के प्रकार है वो गायन से निकले हैं। करेक्ट। तो गायन सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं 4 साल की उम्र से मैंने माता जी से गायन शुरुआत कर दी थी। बहुत सारे भजन सीखे मैंने, बंदी सीखी। मेरा जो पहले 2 राग थे, यमन और भैरवी, ये दोनों राग मैंने पहले गायन में सीखे। जब तक मैंने बांसुरी शुरू भी नहीं की थी, अच्छा। तब मैंने राग शुरू कर दिया था। आपने बहुत प्रख्यात बंदिश सुनी होगी भैरवी की, बाट चलत। जी। तो बाट चलत जी, ये जो बंदिश है ये मैंने सबसे पहले माता जी से सीखा। उसके बाद मैंने फ्लूट सीखना शुरू किया। तो ये जो गायन है, ये इसने मुझे बहुत ज्यादा मदद की है कि मैं जो बांसुरी मधुर कैसे सुनाई दे, ये मुझे पता चला गायन से। अच्छा जी तो जो भैरवी राग में बहुत चले आप बताया, वो आप मुझे गा के सुना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सह स रे ग म प ध प ग ग म रे सा, बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी, बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी। ओ ऐसो है बेरंग बनवारी, ऐसो है री डर डर बर काहू सो लंगर, ऐसी है डिंगा डिंगी है करत रहत। हे मोरे राम, हे मोरे राम, हे मोरे राम, बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी। बहुत खूब। चलिए, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे बांसुरी को ही आगे ले जाना है, जी, किस किस से आपने और क्या क्या सीखा? शुरुआत जो मेरी हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तबले से हुई थी। तो तबला मैंने मेरे बड़े पापा पंडित दुर्गा प्रसाद जी से सीखा। उसके बाद मैंने गायन की शिक्षा ली माता जी आनंदी बुला मजूमदार जी से, और उसके बाद मैंने बांसुरी की शिक्षा शुरू की मेरे पिताजी पंडित रोनू मजूमदार जी से। और उसके बाद मैंने बांसुरी की शिक्षा ही शुरू रखी बहुत सालों तक। उसके बाद कुछ चीजें होती है जो कि होती है रैर राग। रैर राग हम लोग बोलते हैं कि कुछ अटूट राग, जो कि नॉर्मल राग से बहुत अलग जाते हैं। आप देखेंगे 2 राग को मिलके कुछ राग बनते हैं। कुछ राग होते हैं कि मौसम के राग होते हैं, जैसे कि मियाँ मल्हार। आपने मियाँ मल्हार तो सुना होगा, बट मल्हार के भी प्रकार होते हैं, सूरदासी मल्हार, रामदासी मल्हार। ऐसे आप शायद 1-2 मल्हार ही जानते होंगे, बट अगर आप
उसमें घुसेंगे आपको पता चलेगा तो 9 प्रकार के मल्हार है। क्या बात है। 9 प्रकार के मल्हार है, 9 प्रकार के कल्याण भी है। अभी आपने बहुत एक प्रख्यात राग सुना होगा दरबारी कान्हड़ा जी। बट आपको पता है कि कान्हड़ा के 4-5 प्रकार है। नाइकी कान्हड़ा, ऐसे बहुत सारे प्रकार है। तो जब ऐसे रेयर राग सीखने का मौका आया तो उन्होंने बोला कि अब मुझे कुछ रेयर राग और कुछ रेयर गायकी सीखने का समय आया है। तो उस समय पिताजी ने मुझे पंडित विकास कशालकर जी के पास भेजा, जिन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया कि ऐसे सब रेयर राग आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि जैसे हम लोग यमन और भैरवी को प्रस्तुत करते हैं वैसे हम लोग रेयर राग को प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो ढंग है प्रेजेंटेशन का वो बहुत अलग रहता है। और उसमें सबसे मेन रहता है कि जो मूल अंग है, मूल अंग कोई भी राग का, कि अगर मैंने किया सा रे गा मा प ध प ग म रे सा, तो ये भैरवी हो गया। ठीक है। तो वैसे ही आप जब आप रामदासी गाएंगे तो सा नि सा रे गा मा प ग ग म रे सा नि सा ध नि प रे, तो ये रामदासी हो गया। तो ये सब मूल्य अंग सबसे पहले आ जाना चाहिए ताकि राग एस्टैब्लिश हो जाए। तो राग एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद आप थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, थोड़ा आप उसकी सुंदरता के लिए आप कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं। बट जो मूल्य अंग है, मूल्य अंग है कि आप पहले राग दिखा दीजिए। अच्छा। राग दिखा दीजिए तो हाँ, जो सुनेगा वो बोले हाँ ये रामदासी आ गया, तो ये उनको फिर सुकून आ जाता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट एक परफॉर्मेंस के टाइम पे या फिर जब आप कुछ राग दिखाते हैं उस समय बहुत ज्यादा एक जरूरी चीज है जो मुझे सीखने मिला उनसे। मतलब यार आपको लोगों के साथ जुड़ना है तो सही राग गाएंगे तो लोगों के साथ जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत जरूरी चीज है। ये मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था विलायत खान साहब जी का, और पिताजी से भी मैंने बहुत बार सुना है कि जब आप सबसे पहले राग दिखा देते हो ना, तो अगर कोई संगीत जानता है या नहीं जानता है, वो राग का पावर इतना है कि वो फिर झूमने लगते हैं। जैसे कि जयजयवंती राग है, नि सा रे गा मा ग रे सा नि सा धा नि पा रे, तो आप जब धा नि पा रे ऐसे बोलोगे तो हाँ उनको लगेगा शांति आ गया। करेक्ट। तो वो कनेक्ट एक आ जाता है उससे कि जब आप राग का मूल अंग दिखा देते हो। जी। ऐसा है। राग के अलावा और क्या क्या सीखा आपने, किससे सीखा? देखिए, अभी मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि पिताजी सिर्फ क्लासिकल में ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड में इतना काम किया, वर्ल्ड म्यूजिक में इतना काम किया, लोक संगीत में इतना काम किया कि मैं जितना उनके साथ बैठता हूँ मुझे अलग अलग दुनिया दिखते हैं। इसी वजह से मुझे क्लासिकल के साथ फ्यूजन म्यूजिक का इतना आइडिया लगा, वर्ल्ड म्यूजिक का इतना आइडिया लगा, मुझे बॉलीवुड का इतना आइडिया लगा। मैं कोई भी गाना सुनता था तो मैं पूछता था कि इसमें क्या नया कर सकते हैं तो ये एक अलग कलर देगा। तो वो सब करते करते मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया लगा। उसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक दिन ऐसे ही हम लोग कहीं पर जा रहे थे एयरपोर्ट में। अच्छा। एयरपोर्ट में हम लोग वाराणसी जा रहे थे। एक बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है संकट मोचन फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से मुझे वहाँ पे 2 बार बजाने का मौका मिला। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद है बस उनका कि मुझे वहाँ पर हाजिरी देने का मौका मिला। तो हम लोग जा रहे थे, हम लोग बहुत खुश थे कि हमको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो एयरपोर्ट में हम लोग ऐसे ही, हम लोग जब भी एयरपोर्ट में होते कुछ ना कुछ संगीत की बात होती रहती है। तो एयरपोर्ट में ना हम लोग बात कर रहे थे, मैं कुछ गाना सुन रहा था। तो मैं बोला पिताजी को कि पापा मुझे कुछ ना अलग टाइप का कुछ एल्बम करना है। बोला कि क्या टाइप का एल्बम करना है? मैं बोला एक ट्रैक सुना है मैंने उनको, वो था जैज और ट्रांस म्यूजिक का। मतलब आप सोचिए मैं बांसुरी बजाता हूँ और मैं उनको सुना रहा हूँ जैज और ट्रांस। बोले कि ऐसा कुछ करते हैं जो हुआ नहीं आज तक। तो बोला सुनाओ। तो मैंने सुनाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसके साथ तुम फ्लूट को मिलाओ और ये मैं तुमको टास्क देता हूं कि मैं अभी हम लोग जा रहे हैं वाराणसी से आने तक
मुझे चाहिए कि इसके ऊपर तुम एक सोच के रखो ट्रैक। अच्छा। और वैसे ही इजाद हुआ वो फ्लूट ट्रांस का पीस, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा ट्रैक है और लोगों को भी बहुत पसंद आया। आप अच्छा। सोचिए इंडियन क्लासिकल फ्लूट ट्रांस म्यूजिक के साथ, तो वो लोगों को भी बहुत पसंद आया और वैसे मैंने एक एल्बम निकाला फ्लूट ट्रांस करके। अच्छा, जी। तो उसमें क्या क्या करते हैं फिर आप? तो उसमें कैसा चलता है कि ट्रांस म्यूजिक एक होता है। ट्रांस म्यूजिक क्या होता है कि ट्रांस म्यूजिक एक ऐसा टाइप का म्यूजिक है कि जो एक लूप में चलता रहता है और लोग को एक ना उसमें एक ड्राउजीनेस सा होता है। एक आप सोचिए कि एक ट्रांस में चले जाते हैं, वो एक मेडिटेशन में चले जाते हैं। अच्छा। तो मेडिटेशन में ना आप सोचिए वो है बिल्कुल अलग टाइप का म्यूजिक। उसमें ईडीएम चल रहा है, उसमें जैज म्यूजिक चल रहा है, उसमें हम लोग ने इंक्लूड किया बांसुरी के सब इंडियन क्लासिकल चीजों को। तानबाजी चल रही है वहां पे, कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वहां पे, जैज का भी एलिमेंट है। तो ये सब मिला के हम लोग ने एक फ्लूट ट्रांस का एक इजाद किया। ये आपने पहली बार किया या इसके पहले किसी ने और ने प्रयास किया था? फ्लूट ट्रांस ये पहली बार हुआ है। अच्छा। इंडियन फ्लूट के साथ ये पहली बार हुआ है। तो इसको बजाने के लिए जो आपने एल्बम लिया, उसको जब मार्केट में आया जी, तो लोगों ने किस तरह से लिया, उसके क्या रिस्पांस आपको मिले? मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशली जो वैसे तो सब जनरेशन में बहुत ज्यादा पसंद किया, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, सबको बहुत पसंद आया। पर जनरली मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला यंग जनरेशन से। उन्होंने बोला कि ऐसा किसी ने किया नहीं, और जो हम लोग सुनते रहते हैं ईडीएम म्यूजिक, ट्रांस म्यूजिक, उसके साथ इंडियन फ्लूट कभी आ सकता है हम लोग ने सोचा नहीं, तो ये इतना अच्छा सुनाई दे रहा है, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ये मुझे लाइव सुनना है, तो मैंने उनको लाइव भी सुनाया और बहुत स्टेज परफॉर्मेंस में भी मैंने किया। तो बहुत मुझे इसका लाइव के समय समस्याएं नहीं आती हैं? लाइव के समय कोई समस्या ही नहीं आती। देखिए क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो लाइव में क्या करता हूँ, लाइव में मैंने जो ट्रैक बनाया है वही मैं ट्रैक चलाता हूँ, उसमें से फ्लूट में जो है फ्लूट में लाइव बजाता हूँ। अच्छा। हाँ। तो उसमें मैं फिर अपनी इम्प्रोवाइजेशन करता रहता हूँ। तो मैं अपना इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ, ट्रैक अपना काम कर रहा है। करेक्ट। तो ट्रैक अपने हिसाब से चल रहा है, मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ, मैं उसमें जो जो मुझे क्लासिकल के थॉट्स आ रहे अलग अलग आ रहे, जो भी मुझे उस समय अप्रोप्रिएट लग रहे वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो बहुत एक मेरे लिए बहुत सुकून भरा एक प्रोजेक्ट था। तो ये जो ट्रांस बांसुरी वाला आपने बताया जी, इसको आपने नाम क्या दिया है? मैंने फ्लूट ट्रांस इसका नाम दिया है। फ्लूट ट्रांस। जी, नाम ही फ्लूट ट्रांस दिया है। तो फ्लूट ट्रांस को लाइव आपने कहाँ कहाँ बजाया अब तक? फ्लूट ट्रांस अभी तक मैंने जो किया है वो मैंने थोड़े प्राइवेट इवेंट्स में किया है, और एक मैंने एक कुछ दिन पहले मैंने सेंट रेजिस करके एक यहाँ पर होटल है, वहां पर एक इवेंट था, वहां पर मैंने स्पेशली अनाउंस करके इसको मैंने परफॉर्म किया। अच्छा। यस, मुझे और चाहिए कि मैं इसको और बड़े प्लेटफॉर्म पे बजाने की मेरी इच्छा है, ताकि और लोगों को पता चले कि तो इतने अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक साथ में आते तो कैसे सुनाई देता है। जी। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहां पर हो सके, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको लेकर एक एल्बम रिलीज करूँ जिसमें मैं अलग अलग जॉनर्स ऑफ म्यूजिक दिखा सकूं जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ आ सके। जी। जी, तो ये मेरी सोच है। हम फिर से बांसुरी पर आते हैं। जी तो जो आपने बांसुरी की शिक्षा तो ले ली, जी, लेकिन भारत में या विदेश हर जगह ये भी पूछते हैं भाई आपने कौन सी डिग्री ले रखी है, तो कुछ क्या क्या पढ़ाई की है वो भी बता दें। देखिए मुझे 7वीं 8वीं तक मुझे ये था कि बस बांसुरी ही मेरा जीवन है, क्योंकि पढ़ाई तो चलता था, बट पढ़ाई के से आने के बाद मुझे लगता था कि मैं बांसुरी बजाऊं। जब कुछ भी मतलब मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं थक गया हूँ या फिर मैं पढ़ाई से आ रहा हूँ, तो मैं 7वीं 8वीं तक यही था कि मैं बजा रहा हूँ। मेरे बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पे भी मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई करने के बाद 3 बजे रात को मैं बांसुरी बजाता था। क्या बात। हाँ, तो बांसुरी मतलब मैं कभी भी बजा सकता हूँ, थका हुआ हूँ कैसा भी हूँ। तो 10वीं तक मुझे पता चल गया था कि बांसुरी ही वो चीज है जो मैं बजा सकता हूँ, इसलिए 10वीं के बाद मैंने आर्ट्स लिया 12वीं तक जय हिंद कॉलेज से, और 12वीं के बाद मैंने बैचलर्स इन म्यूजिक और उसके बाद मास्टर्स इन म्यूजिक कर लिया भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से। अच्छा। और
उस दौरान वो 5 साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और उसमें मुझे बहुत गहरी शिक्षा मिली, क्योंकि वो कॉलेज इतना अच्छा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है ना, जो परफॉर्म करना चाहते हैं, जो रिकॉर्डिंग, जो प्रोफेशनली म्यूजिक लेना चाहते हैं, उनके लिए वो इतना महत्वपूर्ण है और इतना हेल्प करता है। आपको वो आप उनको बस जाके बोलिए कि मुझे ये चाहिए, वो आपको बोलेंगे कि आपको किस गुरु के पास जाना है। अच्छा। आप बोलिए कि आपको इस गुरु के पास जाना है, वो आपको लेके जाएंगे, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो आपको उनके पास गुरुकुल शिक्षा में दाखिला करा देंगे। क्या बात है। तो ये वो 5 साल मेरे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो 5 साल मैं पिताजी के साथ रह पाया, मैं विकास जी के पास सब अनवर्ड राग सीख पाया, मैं माता जी से सब पूछता था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो वो 5 साल मेरे लिए बहुत जरूरी था, उसमें मुझे बहुत शिक्षा मिली। तो क्या आप भी गुरुकुल में गए थे, पंजाब में शिक्षा लेने गए थे क्या? गुरुकुल तो मेरा घर ही है। हाँ, वो तो है, उसके अलावा मतलब मैं पूछ रहा हूँ। मुझे गुरुकुल शिक्षा मुझे विकास जी से मिली। अच्छा। विकास जी से मिली, मैं उनके साथ 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बैठता था, और जब भी मैं पुणे जाता था मैं बस उनके घर में रहता था और शिक्षा लेता था। तो इससे बहुत मुझे शिक्षा मिली। विकास जी से आपने क्या खास तरह की चीज सीखी आपने? मैंने उनसे जो ग्वालियर की गायकी है, ग्वालियर की गायकी देखिए, अभी मैं आपको अनवर्ड राग के बारे में बोल रहा था जी। अनवर्ड राग का मैं बोल रहा था कि जो मेन स्वरूप है वो हम लोग पहले दिखा देते हैं, जो भी राग का पहला स्वरूप दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं। तो इम्प्रोवाइज जो अलग अलग राग है ना, अलग अलग राग और अलग अलग घराने, ग्वालियर घराना हो गया, किराना घराना हो गया, वो सब घराने ना, अलग अलग घराने अलग अलग राग को अलग अलग प्रकार से गाते हैं। अभी जिस प्रकार से रामदासी मल्हार किराना में गाएगा, उस प्रकार से ग्वालियर में नहीं गाएंगे। अच्छा, मेन जो एक डिफरेंस रहता है वो है गायकी का, और वो है तान और बोलतान का प्रेजेंटेशन। अच्छा। आप देखिए कि जैसे आप देखेंगे किराना गा रहे हैं तान को या गायकी को, वैसे ग्वालियर नहीं गाएंगे, और जैसे जयपुर अतरोली नहीं गाएंगे। तो वो सब बहुत माइन्यूट चीजें हैं, जो कि आप संगीत में जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत छोटे फर्क है। तो वो जो मेजर शिक्षा है वो मुझे विकास जी से मिला। तो आप ग्वालियर और किसी दूसरे के घर में बता सकेंगे जिस गा के? देखिए, मैंने तो 2 ही गायकी सीखा है। हाँ। मेरा जो बांसुरी का घराना है वो है मैहर घराना। हाँ। और अपने विकास जी का घराना है ग्वालियर घराना। तो अच्छा, मैहर घराना को जो स्पेशलिटी है, मैहर घराना का बहुत स्पेशलिटी ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। हाँ, आप अगर डिटेल में जाएंगे मैहर घराने में, तो मैहर घराने का जो शुरुआत किया था वो किया था बाबा अलाउद्दीन खां साहब जी ने, और उन्हीं की देन है कि आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इतने सुंदर तरह से अपने आलाप और जोड़ को इतना अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो उनका एक स्टाइल था जो कि फिर बाद में पंडित रविशंकर जी ने और डेवलप किया। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बजा के दिखाऊंगा मेरे घराने में। यमन सुनाता हूँ, यमन का देखिए। एक बहुत मेन चीज है मैहर घराने का, वो है कृंतन जमजमा, जो कि आप और कोई घराने में सुन ही नहीं सकते। अच्छा। सो वो कैसे जाता है? कभी गाने वाले को नहीं सुनेंगे पर ये सितार में जरूर सुनेंगे आप, है ना कि जी। तो ये सब मैहर का चीजें हैं, दा डा डा, जो कि हम लोग फ्लूट में भी लेके आए, क्योंकि बड़े गुरुजी जो थे, पापा के बड़े गुरुजी मेरे तो दादा गुरुजी हुए पंडित रविशंकर जी। तो ये उन्होंने बताया कि ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए कितना जरूरी है, जो गाने से हम लोग को पूरा अलग कर देता है।
क्योंकि जब आप कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई डिफरेंस नहीं है गाने और आप में, तो आपका कुछ एक पर्सनल आइडेंटिटी होना चाहिए। करेक्ट। तो ये सब मैयर है और उनका सोच है ये। तो ये सब बोल सकते हैं हम लोग कि मैयर का गायकी है, मैयर का। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो लॉन्ग एक आपने देखा, ये भी एक मैहर का स्पेशलिटी है अच्छा। कि इंस्ट्रूमेंट में पहले ऐसा लॉन्ग लॉन्ग एक खिंचाव नहीं होता था। तो ये पंडित रविशंकर जी, बाबा लोधी साहब, एक्चुअली अली अकबर खान साहब भी, अच्छा। इन्होंने ये एक बड़ा मीर का इजाद किया और ये सब स्पेशलिटी दिखाया कि मैहर घराने में कैसे हम लोग उसको एक खुल के ला सकते हैं। तो ये एक मुझे जितना भी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ग्वालियर घराने का क्या अलग रहे? ग्वालियर घराना, देखिए ग्वालियर घराना और मैहर बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि ग्वालियर घराना गायन बेस्ड है। ग्वालियर घराना अगर आप बोलेंगे, गा के ही आपको बता रहा हूँ, यमन देखते, नी रे गा नी रे मा गा, एक एक नोट को होल्ड करके देखिए, नी रे मा गा नी रे पा रे मा दे नी दा नी रे सा। देखिए कितना मैहर का यमन देखिए और ग्वालियर का बहुत देखिए, नी दा नी रे सा नी रे का नी रे मा गा रे सा। ये ग्वालियर का। आपके पापा और आपके गुरु जी। पंडित रोनू मजूमदार ने जी। आपको और क्या खास बात सिखाई है जो कि आपको लगता है कि संगीत में बहुत बड़ी बात हो गई है? जी, देखिए पापा ने मुझे बहुत बहुत कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज बताई और उन्होंने बोला कि कभी भी आप प्योरिटी मत छोड़ो। आप, हाँ, आप कुछ भी जॉनर ऑफ म्यूजिक बजा रहे हो ना, उसमें आप कोशिश करो कि आप प्योर चीज बजाओ। हाँ, जो कि रूट है, एक चीज का रूट चीज होता है ना, एक कुछ भी, किसी भी संगीत का एक रूट संगीत होता है, तो रूट संगीत आप कभी मत छोड़िए। वो जो एसेंस है, अगर आप फोक भी बजा रहे हो तो फोक का एसेंस होना चाहिए। सही बात। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोक बजा रहे हो तो क्लासिकल आ जाए, है ना। अगर आप मांड बजाओगे तो मांड बजाते समय वो केसरिया का एक राजस्थान का कलर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये कि आप जब राजस्थान का बजा रहे हो और उसमें आप गायकी लेके आ रहे हो तो राजस्थान का कलर मिट जाएगा। बिल्कुल सही। अभी अगर हमारा एक बंगाल का फोक होता है भाटियाली। भाटियाली क्या होता है कि एक माझी बोट चला रहा है। आप देखेंगे कि बंगाल में बहुत सारे लेक्स है, हाँ, नदी है, पुकुर बोलते हैं हम लोग उसको। तो पुकुर तो छोटा हो गया, थोड़ा नदी में थोड़ा पहले जमाने में बोट चलते थे, माझी। तो वो माझी का एक टिपिकल, जब वो माझी एक बोट चलाता था तो एक टिपिकल गाना गाते थे वो लोग, उसको बोलते थे भाटियाली। तो भाटियाली टिपिकल फोक संगीत है, उसमें अगर हम लोग क्लासिकल को लेके आएंगे तो मजा नहीं रहेगा। अभी देखिए, आपको अभी मैंने यमन सुना, भाटियाली सुना, उसमें फिर थोड़ा भी क्लासिकल नहीं आएगा।
इसमें एक कॉम्पोजिशन मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो मैंने थोड़ा बहुत, मैं तो बहुत छोटा था जब दादाजी चले गए, बट मुझे अभी भी याद आता है कि मैं बहुत वो ट्यून उनसे सुनता था। अच्छा। फिर बाद में जाकर मुझे पिताजी से वो ट्यून सुनने मिला, क्योंकि दादाजी तो जो थे वो बांग्लादेश में थे, तो वो माझी के साथ उनका आना जाना, तो उनका डायरेक्ट कनेक्ट था उनके साथ। करेक्ट। तो वो सुन पाते थे कि कैसा वो माझी गाते हैं, क्या कलर है उसका, तो वो मैं सुनता था। मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लोगों को लगता है हम किसी नदी में पहुंच गए। थैंक यू। बंगाल में एक और है जो कुछ किसान लोग गाना गाते हैं जब वो खेत में काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बाउल गान या ऐसा कुछ भी बोलते हैं। बाउल बोलते हैं। हाँ। बिल्कुल, जी जी जी। अरे आपको अच्छा नॉलेज है। नहीं, नॉलेज नहीं, ऐसे ही आप लोगों से बैठ के सुनते रहते हैं तो जी, जी। थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। कभी बाउल गान के बारे में आपने कुछ सुना था या आपने किया है कुछ? मैंने सुना तो है। अच्छा। जी। अभी जब आप जाएंगे बंगाल के फोक में, तो आपको 2-3 प्रकार के ना बहुत ही पुराने जमाने से चले आए फोक सुनने को मिलेंगे। एक तो भाटियाली हुआ, हाँ जी। एक हुआ बाउल, और एक हुआ कीर्तन। अच्छा, हाँ, जो वो भजन सब कीर्तन। भजन कीर्तन। अच्छा, वो भजन कीर्तन, वो वाला कीर्तन अलग है, बहुत अलग है। क्यों अलग है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो टाइप का कीर्तन आपको कहीं और नहीं सुनने मिलेगा। वो साधु संत लोग रहते हैं जो कि एक तारा लेके कीर्तन करते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट। आपने देखा होगा कि देखा एक है। तारा लेके कीर्तन करते हैं, और वो जो कलर है वो आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगा। तो ये सब मुझे थोड़ा सुनने मिला, बाउल सुनने मिला, कीर्तन सुनने मिला। एक बहुत फोक से एक बहुत फेमस ट्यून बंगाल में हो गया था, जिससे लोगों को पता चला कि बाउल भी एक चीज है। क्या भाटियाली तो नहीं बोलेंगे उसको, बाउल और थोड़ा लोक संगीत बोलेंगे। ये जो आपने लास्ट का देखा, ये सब बंगाल फोक में एक है। हाँ, करेक्ट। हाँ, ये आप बजाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, हाँ बंगाल फोक बजा रहे हो। ये और किसी में सिमिलैरिटी नहीं है। इसके अलावा भी और कोई फोक आपने सुना या सीखा है इस ढंग से? एक पिताजी का जन्म वाराणसी में हुआ था। हाँ जी। तो मुझे बहुत एक जो आप बोल सकते हैं बनारसी कजरी, उसका मुझे बहुत पिताजी से तालीम मिला। अच्छा। पिताजी का, क्योंकि उनका जो बचपन गया था वो बनारस में घसियारी टोला, जो अपना 80 घाट के पास में है। 80 घाट के पास में है, तो वहां पे उनका बचपन गया। तो उन्होंने उनके पास तो भंडार है बनारस का, तो उसमें से थोड़ा मुझे कजरी सीखने को मिला। और कजरी एक ऐसा चीज है कि मतलब आप बजाएंगे तो आप किसी भी कोने में रहिए, लोग झूम उठेंगे। देखिए, थोड़ा खमाज में है कजरी।
कजरी देखिए कैसा कलर है। बहुत सुंदर। संगीत के और बांसुरी वादन की कई प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जी। किनमें आपने हिस्सा लिया, क्या प्रगति रही? रिसेंटली मुझे भारत सरकार द्वारा जो एक बहुत प्रेस्टिजियस, मैं बोलना चाहूँगा, सीसीआरटी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है हमारे लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। उसमें से एक बहुत ज़रूरी ये है कि सीसीआरटी एक बहुत प्रेस्टिजियस यंग आर्टिस्ट लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी एक माध्यम है। उसमें मुझे रिसेंटली सीनियर स्कॉलरशिप मिला। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उसके लिए मैं बहुत जजेस को, सबको, गुरुजी को बहुत प्रणाम देना चाहूँगा। उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे ये मिला। एक बहुत प्रेस्टिजियस पूरे आर्टिस्ट कम्युनिटी में है ऑल इंडिया रेडियो। जी। ऑल इंडिया रेडियो में मुझे कुछ महीनों पहले ए ग्रेड का मुझे सम्मान मिला, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनको। अभी एक मैं बहुत अवार्ड मेरे लिए स्पेशल है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो मेरा फर्स्ट इंडिया लेवल का अवार्ड था, जो कि 13 साल की उम्र में मिला। वो था ऑल इंडिया स्वर साधना समिति कंपटीशन। तो उसमें करीब, मैं बताना चाहूँगा, तरह तरह के तबला बजाने वाले, गायन, बांसुरी, ऐसे ना 50-60 लोग थे। तो उसमें बांसुरी बजाने वाले भी शायद 8-10 लोग थे, गायन के 15-20 लोग थे। उसमें ना मुझे पहला पुरस्कार मिला बांसुरी में। बधाई उसके लिए। जी जी जी। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उतने कम उम्र में मुझे उन्होंने ठीक समझा। बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग भी थे, 20 साल के थे, 24 साल के थे, 28 साल के भी थे। अच्छा। तो उस समय मुझे वो उन्होंने पुरस्कार दिया, इसके लिए वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपके पापा और आपके गुरु रोनू मजूमदार जी ने एक नया बांसुरी इजाद की, जिसे उन्होंने नाम दिया शंख बांसुरी। बिल्कुल। आपने शंख बांसुरी बजाना सीखा, और क्या उस पर आपने शो किए? बहुत, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि शंख बांसुरी मुझे मैं बोल सकता हूँ विरासत में मिली। एक चीज़ जो मैं बोल सकता हूँ कि विरासत में मिली है, वो है शंख बांसुरी, क्योंकि वो मेरा गर्व है। और मैं 10 साल की उम्र से उसको बजा रहा हूँ। अच्छा, अरे हाँ, 10-12 साल की उम्र से मैं उसको बजा रहा हूँ। और मैंने करीब, नहीं तो नहीं, मैंने 50 से 60 प्रोग्राम के पिताजी के साथ मेरे सोलो में भी, जहाँ पे भी हो सके, मैं उसको बजाता हूँ। क्योंकि ऐसा चीज़ पहले कभी हुआ नहीं था, जो पिताजी का एक इतना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है शंख बांसुरी का, कि आप देखेंगे, जो भी आप मैहर घराना, हमारा मैहर घराने में
आप सितार में देखेंगे, आप सरोद में देखेंगे कि वो आलाप करते करते ना मंद्र सप्तक में चले जाते हैं। तो वो मंद्र सप्तक में जब हम लोग जुगलबंदी करते हैं या हम लोग डुएट बजाते हैं या फिर कोलैबोरेटिव म्यूजिक करते हैं, तो जब वो लोग मंद्र सप्तक में बजाते हैं ना, तो हम आप यहाँ पे देखेंगे कि माँ के बाद कुछ नोट ही नहीं है हमारे पास, वो इसके भी एक ऑक्टेव नीचे चले जाते हैं। तो हम उस समय क्या बजा सकते हैं? तो इसका उन्होंने रविशंकर जी को देखकर और दूसरे आर्टिस्ट लोग को देखकर कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको देखकर उन्होंने शंख बांसुरी का इजाद किया। और जब भी मैं सितार के साथ या संतूर के साथ, सरोद के साथ जुगलबंदी बजाता हूँ, तो वो मेरा सबसे एक प्रिय हिस्सा रहता है, शंख बांसुरी। जब वो मंद्र सप्तक में जाते हैं और मैं मंद्र सप्तक में जाता हूँ, और पिताजी के साथ दो शंख बांसुरी, आप सोचिए बस कि दो शंख बांसुरी, शंख जैसा आवाज, दो शंख निकल रहा है और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ हारमोनी बजा रहे हम लोग और राग का विस्तार कर रहे। बहुत सुंदर एक माहौल बनता है और मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ उस समय। जब आप लोग शंख बांसुरी बजाते हैं जी, एक नई चीज होती है जी, तो जो श्रोता होता है किस तरह की प्रतिक्रिया वो देता है? श्रोता का जो प्रतिक्रिया रहता है, मैंने मतलब हर परफॉर्मेंस के बाद मैंने बहुत लोगों से सुना है, उन्होंने बोला कि आप जब आलाप कर रहे थे, जब हम लोग ने शंख बांसुरी सुना, हम मेडिटेशन में चले गए। क्या बात है! हमको लग रहा था कि एक चारों तरफ से एक शंख की आवाज आ रही है, दो शंख इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, और हम लोग को एक सुकून मिल रहा था और हम लोग मेडिटेशन में चले जा रहे, क्योंकि वैसे ही उसका एक ये रहता है, माहौल रहता है कि एक मेडिटेशन में चले जाते हैं, एक वो सुन रहे हैं कि शंख के अलग अलग नाद निकल रहे हैं जी। तो वही उनकी प्रतिक्रिया रहती थी कि वो हम कितने भी देर सुन सकते हैं। आपने सोलो और अपने पिताजी के साथ कहाँ कहाँ शो किए? उनकी कृपा से भारत में तो सब जगह किए हैं। भारत में बहुत मोस्ट ऑफ द जगह मैंने उनके साथ जुगलबंदी किया है और उनका संगत किया है। हाल ही में पिछले साल हम लोग ने एक 2.5 महीने का यूएसए टूर किया। अच्छा, अरे वाह! हाँ, उसका हम लोग ने नाम दिया था परंपरा टूर, जिसमें मैं और पिताजी ने जुगलबंदी संगत किया और वहाँ पे हम लोग ने 18 शहरों में बजाया यूएस के। वेरी गुड। यस, और इस साल हम लोग कनाडा गए थे। एक बहुत छोटा सा टूर था, बट लोगों की इच्छा थी कि हम लोग आए, छोटे 10 दिन के लिए भी आए, पर उनको बांसुरी सुनाए। तो हम लोग रेजाइना में गए थे और क्या नाम है उसको, कैलगरी में गए थे, एडमिंटन में गए थे। वहाँ पे हम लोग ने लोगों को करीब 3-3.5 घंटा हर प्रोग्राम में हम लोग ने बजाया और उनको सुनाया। विदेशों में किसी खास तरह के राग पर बांसुरी सुनने की मांग होती है? बिल्कुल होती है। मैं ये एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ के जो लोग हैं ना, जो लोग शास्त्रीय संगीत सुनना चाहते हैं ना, वो लोग बहुत ही ज्यादा डेप्थ में सुनना चाहते हैं। अच्छा। वो लोग बोलेंगे कि यमन तो हम लोग ने बहुत सुन लिया, यमन नहीं सुनेंगे, आप कुछ अनवर्ट राग सुनाइए। वाह! तो हम लोग ने इस बार कनाडा में भी और यूएसए में भी बहुत बार हम लोग ने बहुत अनवट जो रेयर राग है वो हम लोग ने सेकेंड हाफ में बजाया। हम लोग ने केदार बजाया, कामोद बजाया, बसंत बजाया, बहार बजाया, बसंत बहार, ऐसे बहुत सारे हम लोग ने राग सुने और लोगों को सुनना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप रेयर राग ही बजाइए। अच्छा। क्योंकि वो बोलते हैं कि हम लोग भूखे हैं। वो लोग सीधा बोल देते हैं कि हम लोग संगीत के भूखे हैं। आप 3 घंटा बजाएंगे, 4 घंटा बजाएंगे, हम लोग को आप जितना बजा सकते हैं हम लोग को सुनना है। 1 घंटा एक प्रोग्राम था, मैं आपको बताना चाहूंगा, डेट्रॉइट में। वो प्रोग्राम चला 4.5 घंटा। वाह! 4.5 घंटा कंटिन्यूअसली। उसमें हम लोग ने एक राग विस्तार से बजाया, मारवा राग मारवा बजाया था, उससे शुरुआत किया हम लोग ने। उसके बाद हम लोग ने कुछ राग बजाए, बसंत बजाया, बहार, कामोद, केदार। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको खमाज भी सुनना है, फिर पीलू भी सुनना है। तो हम लोग बजाते, हम लोग उस दिन अलग माहौल बन गया था। हम लोग ने कुछ 8-10 राग बजाए। अच्छा। और फरमाइश आ रहा है कि आप ये राग सुनाइए।
नंद, आप सोचिए, नंद आप फ्लूट में उतना सुनेंगे नहीं, कामोद भी नहीं सुनेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम लोग ने सुना नहीं है फ्लूट में, इसलिए आपसे सुनना है। तो हम लोग ने 4.5 घंटा उस दिन बजाया था नॉन स्टॉप। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है, क्योंकि वहाँ पर लोग सुनना चाहते हैं। यहाँ पे भी सुनना चाहते हैं, बट वहाँ पे लोग रेयर चीजें सुनना चाहते हैं जी। तो उसमें बहुत मजा आता है बजाने में। जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं जी लोग कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है जी। वो पश्चिमी संगीत के अलावा कुछ सुनना पसंद नहीं करती। अब आप जब शास्त्रीय संगीत भी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं जी, प्रोग्राम भी दे रहे हैं जी, आपको क्या अनुभव हुआ कि कितना सच है कितना झूठ है कि युवा पीढ़ी सिर्फ पश्चिमी संगीत सुनना चाहती है? मेरा ऐसा ख्याल है कि पश्चिमी संगीत तो सुनना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु अभी का जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो लोग सब ऑडियंस को खुश कर रहे हैं, उनकी चीजों में, जिसमें पिताजी का भी एक बहुत बड़ा नाम आएगा, वो क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने बजाने के स्टाइल को थोड़ा चेंज किया है यंग जनरेशन के लिए। तो वो ऐसा तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग का ये क्या है कि हमारा ये विरासत है, हमारा ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही एक ऐसा चीज है कि जो एक्चुअल इंडियन म्यूजिक है। तो ये हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए, और प्रिजर्व करने के लिए हम लोग को ये यंग जनरेशन तक पहुंचाना पड़ेगा। ये सही बात है कि वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और वो ही सुनना चाहते हैं, बट हमारा हमारा काम है कि हम लोग उन तक पहुंचे। इसलिए मैंने ये चीज किया कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंने ट्रांस के साथ किया कि लोगों तक पहुंचे तो सही, लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनना तो शुरू करें और उनको पता चले कि ये कितना एक बड़ा धरोहर है और कितना ये हमारा एक बड़ा ट्रेजर है। तो ऐसे करके पिताजी अलग अलग म्यूजिक के साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक करते आ रहे हैं। जब लोगों ने सुना नहीं था उस समय से वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को अलग अलग चीजों के साथ कोलैबोरेट करके सुना रहे और अलग अलग पीढ़ी तक सुना रहे। अभी भी मैं कुछ प्रोग्राम में जाता हूँ, अच्छा, बड़े बड़े लोग 40 लोग के 40 उम्र के लोग आते हैं, बोलते कि हम जब 10 साल की उम्र के थे तब हम लोग ने वो ट्रैक सुना था आपका, राग केदार। बोलता हूँ अरे 90s की बात है, 85 की बात है, क्या बात है। मतलब उस समय से वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को अलग अलग चीजों के साथ ढाल रहे ताकि जो मेन स्ट्रीम के जो मास ऑडियंस है वो इससे कनेक्ट कर सके। तो ये बहुत एक उन्होंने करते आए और ये अभी हमारा ये है कि हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ऐसे करके प्रेजेंट करें कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इससे खींचे चले आए। अभी आपके जो पिछले 2 शो हुए, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ, जी, कोई खास तरह की घटना घटी? खास तरह की घटना आप बोल सकते हैं कि खास तरह की घटना यही है कि एक हम लोग ने परफॉर्मेंस किया था, कहाँ पे किया था हम लोग ने, ये किया था वेस्ट कोस्ट में, लॉस एंजलिस वो वाले तरफ में। तो लॉस एंजलिस में एक हम लोग ने प्रोग्राम किया था बैठकी। वहाँ पे बैठकी का बहुत एक सिस्टम शुरू हुआ है जहाँ पे आप एक बड़े से क्या बोलेंगे, बड़े से एक ऑडिटोरियम नहीं बोलेंगे उसको, बेसमेंट जैसा बोलेंगे, जहाँ पर जैसे आप हम दोनों बैठे हैं वैसे एक बड़ा सा रूम रहेगा और कुछ 40-50 लोग रहेंगे और आप जितने भी देर बजाएंगे बजा सकते हैं। तो उसमें ना वो 40-50 लोग, उस दिन नॉर्मली ऐसा रहता है कि ज्यादातर इंडियन लोग ही रहते हैं, इंडियन लोग ही ऑडियंस में रहते हैं और 1-2 विदेशी लोग रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि हम लोग गए, हम लोग को बोला गया कि आपको यहाँ पर आना है और अपना बैठकी प्रस्तुत करना है। अच्छा। उस समय हम लोग गए और हम लोग ने जाके देखा कि वो जो होस्ट है वो विदेशी है। तो हम लोग ने पूछा कि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो जैसे नॉर्मली रहता है कि सब इंडियन ही रहेंगे ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 99% लोग विदेशी रहेंगे।
अच्छा, हम लोग बहुत खुश हो गए, बट विदेशी लोग इंडियन क्लासिकल के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने कभी सुना भी नहीं कि राग क्या होता है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है। क्योंकि वहां पर आप सोचिए, यहाँ पे विदेशी का बात अलग है, वहां के विदेशी तो वहां पे तो एक्सप्लोजर ही नहीं है ना। सही बात है। कहाँ से एक्सप्लोजर होगा, उन्होंने तो जैज म्यूजिक और ब्लूज ये सब भी सुना है। तो वहां पर 40-50 जो विदेशी लोग थे, वो आए। मैं पिताजी से पूछ रहा हूँ कि इनको तो पता ही नहीं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हाँ, तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे, इनका तो रिस्पॉन्स ही कुछ अलग होगा। करेक्ट। हाँ, कि ये लोग ने अगर कहाँ पे सीटी बजाना शुरू कर दिया कहीं पे, तो हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। बोला कि नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। मैंने बोला कि अच्छा, देखते हैं क्या होता है। तो वो लोग 40-50 सब विदेशी लोग, सिर्फ विदेशी लोग थे उस दिन। तो वो लोग आए, तो उस दिन वो लोग बैठे और पापा ने सिर्फ बोला कि मैं जब तक आलाप बजा रहा हूँ, आप अपना आँख बंद करिए, मेडिटेट करिए, और जब तक मैं तबला की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, आप आँख नहीं खोलेंगे। तो वैसे करके उन्होंने आलाप शुरू किया, जोड़ शुरू किया, और मैं बोल रहा हूँ 50 में से एक भी जन ऐसा नहीं था जिसने जोड़ के पहले आँख खोला होगा। क्या बात है। इतना वो लोग इसमें एंग्रोस्ड हो गए थे, और इतने, मैं बोलना चाहूंगा कि इतने वो लोग समझ नहीं रहे होंगे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बट इतना वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को कि एक बार भी उन्होंने आंख नहीं खोला, और एक बार भी उन्होंने इधर से उधर उनका ध्यान नहीं भटका होगा। और प्रोग्राम होने के बाद ऐसा भीड़ जमा हुआ पिताजी के पास। उन्होंने बोला कि ऐसा मेडिटेटिव म्यूजिक हम लोग ने आज तक नहीं सुना। हम लोग योगा में गए, हम लोग यहाँ गए, हम लोग को इतना स्ट्रेस होता है तो हम लोग योगा के वहां पर जाते हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं, बट जो सुकून हमको आज यहाँ लगा 3 घंटे, वो हम लोग को कहीं नहीं लगा है। इतनी बड़ी बात है, देखिए। बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपको नहीं लगता कि संगीत में ये खूबी होती है कि वो लोगों के दिलों से जुड़ सके? बिल्कुल बिल्कुल। संगीत ही ऐसा चीज है कि जो बिना किसी एक्सटर्नल चीज के डायरेक्ट कनेक्ट होता है लोगों से। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना संगीत प्रस्तुत करिए, और अगर आपका संगीत सच्चा रहेगा, वो उनसे कनेक्ट होगा। यही सच्चाई है। फिलहाल अब आगे की क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या करना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत बोलना चाहूँगा कि लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम के लिए जो कल है। अरे वाह। हाँ, कल मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूँ। थैंक यू। ये हो रहा है नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में, जिसके ग्रैंड थिएटर में, और मेरी बहुत खुश नसीबी है कि कल मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है मैस्ट्रो पंडित नीलाद्री कुमार जी के साथ। अरे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, उनके साथ उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट आर्टिस्ट बुलाया है अपने 2-3 पीस में साथ में बजाने के लिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सभी लोग हैं जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। पिताजी हो गए, पंडित विश्व मोहन जी हो गए, नीलाद्री कुमार जी हो गए, ये सब को देख के ही हम बड़े हुए हैं। तो उनके साथ स्टेज शेयर करना मतलब एक सपना पूरा होने जैसा है। तो मैं बहुत वो प्रोग्राम को लुक फॉरवर्ड करता हूँ, और बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। संगीत जगत में कुछ और करने की इच्छाएं हैं, कुछ सोच रखा है मन में? अभी संगीत जगत में जो, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मैं ना चाहता हूँ कि मैं अलग अलग तरह की म्यूजिक ऐसे बनाऊं जो मास ऑडियंस तक पहुंचे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को अगर हम लोग मास ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकेंगे ना, तो मैं समझूंगा कि काम अधूरा है अभी भी। तो ऐसे ऐसे एल्बम्स मैं निकालना चाहता हूँ अलग अलग तरह के, और ऐसे ऐसे म्यूजिक प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो अलग अलग तरह के लोगों से कनेक्ट हो। जो पंडित रविशंकर जी ने अपने समय में किया है, पिताजी ने अपने समय में किया है, और वही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जितना आगे बढ़ सके। वही एक चीज है जो कि मेरा प्रथम उद्देश्य है। बम्बई में रहते हो जी।
तो फिल्म संगीत, बॉलीवुड संगीत जी, भी इच्छा होती है कुछ करने की, बिल्कुल और लोग कहते हैं कि वहाँ से बहुत जल्दी आदमी शोहरत पा जाता है। बिल्कुल। आपने कुछ सोचा है? पहला तो मेरा उद्देश्य है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक जगह बना सकूं, अच्छा संगीत कर सकूं, और उसके साथ साथ जब मुझे लगेगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मैं एक स्टैब्लिश्ड एक अच्छा संगीत कर पा रहा हूँ, तब मैं उस तरफ थोड़ा रुझान रखूंगा कि मैं फिल्मी संगीत में थोड़ा अपना कदम रख सकूं और वहाँ पे अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकूं। ऋषिकेश मजूमदार जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्मी संगम में आकर इंटरव्यू देकर। बहुत आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अनोखे थे, मुझे बहुत मज़ा आया। धन्यवाद।